हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद साइनी में। तो जैसा कि आपको पता होगा 7 जून 2026 जिस दिन संडे था को बिहार बीएड और शिक्षा शास्त्री का एग्ज़ाम हुआ है। आज हम उसके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें भी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में मैं कुछ काम की बात, जैसे पेपर कैसा था, कट ऑफ कैसा है, पीडीएफ आपको कहाँ मिल सकता है, इन सब बातों पे चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। मेरे पास ये सेट बी है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सेक्शन इंग्लिश का है और कुल मिलाकर अगर पेपर बोला जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। चार ऑप्शन है इसमें और ऑप्शन नंबर सी सही है। सी इसलिए सही है क्योंकि डी डजेंट, जब यहाँ डज लग गया और नॉट लग गया तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक हो जाएगा, लाइक्स नहीं होगा। ये लाइक्स नहीं होगा, गलत हो गया। और ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसलिए यहाँ पे डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। डू और डोंट नहीं लगेगा। तो ये टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, टेंस से। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा आइडेंटिफाई द टेंस। ये भी क्वेश्चन टेंस का। ठीक है, तो पूछ रहा है सी इज रीडिंग अ बुक, कौन से टेंस का है। तो शायद आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो आसानी से पहचान लेंगे। पास्ट टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। या फिर इसी का दूसरा नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका सही आंसर बी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है क्या होगा। आई हैव डैश माई वर्क, डैश माई होमवर्क। ये भी टेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, टेंस का ही क्वेश्चन है। तो ये जो टेंस है इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, पीपीटी। ठीक है, इसका इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थ्री, हैज है प्लस बी थ्री। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आई हैव, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब है टू, और इसका थर्ड फॉर्म होगा डन। इसका आंसर सी होता है। चौथा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे आर्टिकल पूछ दिया आपसे। तो ही इज डैश अ मैन, यहाँ ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट में वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण ओ हो रहा है, ओ हो रहा है। एक होता है वॉवेल, ठीक है, ठीक है, और एक होता है वॉवेल साउंड करना। ठीक है, तो वॉवेल जो साउंड करता है उसमें भी हम एन का यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरलाइन करेंगे। तो इसका क्या, सी स्पीक्स सॉफ्टली। सॉफ्टली क्या है, सॉफ्टली क्या है, सॉफ्टली स्पीक्स के लिए आया है, ना कि सी के। तो स्पीक्स क्या है, स्पीक्स यहाँ वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। तो अब हम कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ेंगे, सीधा आप लोग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ देंगे और उसका आंसर देख लेंगे क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। चीज़ को सही करने का एक और तरीका हो सकता है। प्राइमरी पर्पस, आपने एजुकेशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज होगा उसमें ये चीज़ आपने पढ़ रखा होगा कि एक्वायरिंग फैक्ट्स, लेकिन यहाँ पे ओनली लगा होगा। इस आधार पर इसको गलत कर सकते हैं बिना पढ़े। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ये तो कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, सुना भी नहीं होगा कि एजुकेशन का मतलब ये होता है प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। नहीं, तो ये गलत हो गया। अर्निंग मनी, ये तो हाल फिलहाल का ये है, चला हुआ है। ठीक है, कि ऐसा पढ़ो जिससे मनी अर्न हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इसका आंसर सी होगा।
अकॉर्डिंग और सी डायरेक्ट जो है इसमें दिया भी गया है, आप खुद अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड टीचर। और गुड टीचर कौन क्या होता है? अंडरस्टैंड डाइवर्स लर्नर नीड्स। डाइवर्स लर्नर जो है हमारे लर्नर यानी विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो है, किसी भी टीचर के सामने स्टूडेंट जो है डाइवर्स बहुत सारे जगह के, बहुत सारी भाषा की डाइवर्सिटी होती है, उनके नीड्स को समझना है, उनकी ज़रूरतों को समझना ही एक गुड टीचर की पहचान है। इसका आंसर होगा सी। व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन एजुकेशन टुडे? यानी आज के समय में टेक्नोलॉजी कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ठीक है, इट मेक्स लर्निंग मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। इसका आंसर सीधा दिया हुआ है, बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्ट एज अ चैलेंज इन एजुकेशन? आप अगर पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है लार्ज क्लास साइज, और भी एक चीज़ मेंशन किया हुआ, बट ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग? देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, उसमें ये चीज़ नहीं लिखा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या होगा। फैसिलिटेटर्स यानी जो आपको सुविधा प्रदान करते हैं, तो लर्निंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग का सुविधा प्रदान करने वाले लोग, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो पीपल हु गाइड एंड सपोर्ट कर, वही लोग होंगे ना जो आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। गाइड करने वाला भी तो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ टीचर ही हो। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और ये सब तो रिलेट भी नहीं करता है कि पीपल हु अवॉइड टीचिंग, सी सही ढंग से रिलेट भी नहीं करता। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर उसका बी है। 11 नंबर क्वेश्चन का है ना, सिनोनिम होता है। ठीक है, रैपिड, रैपिड का सिनोनिम होता है, रैपिड का सिनोनिम होता है फास्ट। आपने सुना होगा रैपिड, रैपिड रिलीफ। कमेंट में बताइएगा ये किस मेडिसिन, ये किसी मेडिसिन में प्रचार होता है टीवी वीवी पे। आपने सुना होगा मेडिसिन का प्रचार होता है, रैपिड रिलीफ देता है, किस चीज़ का है? ठीक है, रैपिड देता है यानी तुरंत राहत। रैपिड का काम होता है फास्ट। चूज द एंटोनिम ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव का एंटोनिम अब यहाँ होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आप सकारात्मक, यहाँ पर एक वर्ड या ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। आशावादी कौन होता है? जो सकारात्मक होता है, आशा रखते हैं, होप रखते हैं, तो आशावादी क्या हुआ? इसका एक सिनोनिम होता है। ये आंसर नहीं, यहाँ पे एंटोनिम पूछा। ठीक है, अगला देखते निगेटिव। तो पॉजिटिव होता है, सब लोग जानते हैं इसका आंसर होगा निगेटिव। हैप्पी भी क्या होगा? खुश। यूजफुल, यूजफुल मतलब उपयोगी, ये तो उससे मैच ही नहीं कर रहा है, अलग ही वर्ड डाल दिया। तो ये हैप्पी क्या है? उसका सिनोनिम है, और ये एक अलग ही वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैथी? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। वर्ड होता है सिंपैथी, इम्पैथी। ठीक है, ये वर्ड को हर एक आदमी को समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो सही मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन से वर्ड का सही स्पेलिंग है। तो इन्वायरमेंट का ये स्पेलिंग होता है ENVIRONMENT। यहाँ पे एन मिस है, R2N होता है, यहाँ पे O मिस है, और यहाँ पर ENPIR मिस है। तीनों गलत है, आंसर बी। फिल इन द ब्लैंक। सी डैश टू स्कूल एवरीडे, क्या हो? सी। अब यहाँ पर हमको डालना है गो, गोज, गोइंग, गोइंग। ठीक है, तो ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और या फिर सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गोज। चलिए आगे आते हैं अपने सेक्शन 2 पे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। सेक्शन 2 में देखते हैं क्या हिंदी का सेक्शन आते हैं, इसमें देखते हैं क्या समझ। वाक्य का सही रूप पहचानिए।
इसमें मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि अवसर जो होता है, अवसर को पुल्लिंग माना जाता है, तो पुल्लिंग में मिलना चाहिए, ए होना चाहिए आंसर। ठीक है, अवसर मिलने चाहिए गलत है, अवसर मिलते चाहिए ये तो सुनने में ही बेकार लग रहा है, अवसर मिलते हैं ये गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हर बच्चा सीखने में सक्षम है, इस वाक्य में सक्षम क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से विशेषण होना चाहिए, क्योंकि ये जो सक्षम वर्ड है ये एक बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा सक्षम है। ठीक है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से विशेषण ही होना चाहिए। ध्यान क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त वातावरण में उपयुक्त किस प्रकार का विशेषण है? तो उपयुक्त यानी कि ये गुणवाचक है, परिणामवाचक मतलब यहाँ डेटा बेटा मतलब तो परिणामवाचक, शिक्षावाचक होते संकेत नहीं दे रहा है, ये भी होता तो गुणवाचक, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, ये होगा इसका आंसर। प्रेरित करता है गलत है, क्योंकि शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और इसलिए जब जातिवाचक है शिक्षक, यहाँ पर जो है प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पर प्रेरित करता है नहीं होगा, प्रेरित करते हैं, यहाँ पर प्रेरित करते हैं लिखा है, प्रेरित करते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इस पदबंध में की किस कारक का बोध? तो संबंध कारक, आपने कारक में सुना होगा प्रताने कर आगे की, तो यहाँ पर की संबंध कारक। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 नीचे दिए ध्यान से पढ़िए, तो यहाँ पर फिर से आपको एक परिच्छेद यानी पैसेज डाल दिया है, इसमें इंक्लूसिव ग्रुप के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसी के बारे में जो है पूरा पैसेज है, तो सीधा जो है क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश का केंद्रीय विचार क्या है? तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो समावेशी शिक्षा और महत्व, समावेशी शिक्षा का महत्व चुनौतियाँ, इसका आंसर समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। अब देखिए इस पूरे पेपर में जो है ना समावेशी शिक्षा या समावेशी शब्द से रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन, तो जहाँ पर भी आएगा क्वेश्चन आपको एक चीज याद रखना, समावेशी शिक्षा या समावेशी का अर्थ होता है सभी को शामिल करना। ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान करना, ये चीज बार बार रिपीट। तो समावेशी शिक्षा का है सभी को शामिल करना, यानी सभी को समान अवसर प्रदान करना। शिक्षकों की भूमिका क्यों जटिल हो जाती है? गद्यांश के अनुसार शिक्षकों की भूमिका क्यों जटिल हो जाती है? इसका आंसर है विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अलग अलग रणनीतियाँ अपनाने के कारण। ये सारा जो आंसर ये पैसेज में दिया गया। समावेशी शिक्षा का अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? अप्रत्यक्ष लाभ ये है सामाजिक संवेदनशीलता का विकास। गद्यांश के अनुसार समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन, ये वाला वर्ड भी पूछा है, कार्यान्वयन, कार्यान्वयन का अर्थ क्या होता है? कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा क्या है? संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सीधा से दिया हुआ है देखना। समावेशी शब्द का निकटतम अर्थ क्या है? सम्मिलित करने वाला, यानी सभी को मिला लेना, सभी को मिलाकर काम करने वाला। कार्यान्वयन का सही अर्थ क्या है? कार्यान्वयन को इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्स करना, एनफोर्स, इसका ये एक नाउन है, एमईएनटी लगाने होते हैं, एनफोर्समेंट बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? लागू करना। जैसे हम कोई सा लॉ बना लेते हैं, हमारी विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, जिसको हम संसद बोलते हैं, वो कोई सा लॉ बना लेती है, लेकिन लॉ को लागू कौन करता है? कानून, लॉ यानी कानून बना लेती है, लेकिन लागू कौन करता है? इसको लागू करने का काम है इसका एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, इसको हम लोग सरकार करते हैं, या कार्यपालिका भी, कार्यपालिका इसको कहा जाता है, कार्यपालिका। ठीक है, ये इन्फोर्स करती है यानी लागू करती है लॉ को। ठीक है,
समानता मूलक शब्द में कौन सा प्रथम? यहाँ पे प्रथम का मुझे जहाँ तक समझ में आया, प्रथम मतलब सबसे पहले इस वर्ड में क्या इम्पोर्टेंट है? तो सम इम्पोर्टेंट है। सम का मतलब होता है समान। समान ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समान मतलब इक्वल, यही तो प्रथम यही है। अभाव का विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द माने ये तो सिनोनिम हो गया कमी, ठीक है। तो ये है पर्याप्त, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनफ। एनफ पर्याप्त, ENOUGH, एनफ। संवेदनशीलता शब्द किस संज्ञा वर्ग में आता है? संवेदनशीलता, तो ये वर्ड सुन के आपको कैसा फील होता है? ये एक भाव है संवेदनशीलता, ठीक है। तो ये भाव वाली संज्ञा है। सेक्शन 3, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। ऐसे रीजनिंग शुरू हो गया। कितने हैं इसमें, क्या पूछा है? लॉजिकल ऑर्डर में इसको जो है सो लगा, तो ये लॉजिकल ऑर्डर में ही लगा हुआ है। इसका आंसर है फर्स्ट। पहले सीड होगा, सीड से प्लांट होगा, प्लांट में फ्लावर आएगा, फ्लावर से फ्रूट होगा। यहाँ बोल रहा है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, पक्षी है, उड़ सकते हैं। जब भी डायग्राम बनाना है तो सभी के लिए ऐसे बनाना है। सभी पक्षी क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, ठीक है। गौरैया एक पक्षी है, पक्षी में गौरैया आ जाएंगे, पक्षी में ही गौरैया आ जाएंगे, ठीक है। पक्षी में ही गौरैया आ जाएंगे, तो गौरैया उड़ सकती है, गौरैया भी उड़ सकती है। क्या होगा इसका? सही भी हो जाएगा इसका सही। विषम संख्या ज्ञात। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा फ्रेम है, इसको अजीब बोलूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 2-3 तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। एक तो पहले ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो ये 3 यूनिट डिजिट में है, तो ऑड कौन सा आ गया? 11 का। 11 का 11 यानी 121, 11 का स्क्वायर आ गया ऑड। और अगर हम इस तरह से ऑड देखें तो ये तीनों जो है सो विषम संख्या, ये तीनों विषम है, 50, 121 और 32, और ये सम संख्या है 60, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, फ्रेमिंग इसका थोड़ा सा सही नहीं है, तो फिर भी इसका आंसर आप मान सकते हैं ए या सी। आप कुछ भी लगाए हैं तो इस पर आप सही और गलत इसमें क्या होगा देख सकते हैं। ए और सी दोनों सही होने का इसमें 50-50 पॉसिबिलिटी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? यदि समय 3:15 है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसमें सीधा आपको ये वाला चीज़ याद रखना है। 1160 में करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 45। एक कक्षा में 20 छात्र गणित पसंद करते हैं, 15 छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। तो ये गणित वाले हो गए, मैथमेटिक्स वाले, ये साइंस वाले हो गए, 5 जो है सो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। 5 दोनों पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं? गणित कितने छात्र करते हैं? 20 और 5 माइनस कर देंगे, 5 दोनों करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए दिए गए आरेख में उपयुक्त आकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसा चित्र आना चाहिए इसमें बना हो ऐसा, एक गोल और से लाइन, और इसमें यहाँ पर बने, यहाँ पर ये और ये और ये, पर ऐसा चित्र नहीं पर है ना। ए और डी सेम है, आपने ए और डी में से जो भी माना है आप सही मान सकते हैं उसको, या फिर आप चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। और ऊपर जो ये क्वेश्चन था इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं, 33 नंबर और ये 36 नंबर।
37 में आ जाए, 37 में आप देखिएगा तो टोटल गिन के 23 इसमें ये आता है त्रिभुज। कैसे आता है आप गिन लीजिएगा। टोटल अगर ऐसे गिनिएगा 1 2 3 तो ये 17 आएगा। और आगे देखिए एक आपको ये आ जाएगा 18, ठीक है, ये आपको ये आ जाएगा 19, ठीक है, और एक आपको ये आ जाएगा 20, और एक आपको ये आ जाएगा 21, और वो आपको यहाँ आ जाएगा, ये देखिए ये एक यहाँ आ जाएगा आपको और एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो 23 टोटल, ठीक है, 23 टोटल आ जाएगा। इसका सही आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल आकृति x को समाहित करेगा, यानी x जो है ये किस में आ जाएगा, 1 2 3 4 किस में, तो इसका सही आंसर है 4। 4 में x आपका समाहित है। 45 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है मेरे अनुसार। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है देखिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये मेरा ही है, मैंने भी इस एग्जाम को दिया है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। जब भी हमको फेस पता करना होता है ना, तो फेस में हम देखते हैं कि कोई तो वो जो डाइस है उसमें सिर्फ एक नंबर कौन सा कॉमन, मैंने ये फर्स्ट वाले को पकड़ा और ये थर्ड वाले को पकड़ा। थर्ड में मैंने दोनों में क्या पकड़ा तो 5 कॉमन, उसको क्लॉक वाइज हम रोटेट किए तो 5 के बाद 6 है 3 नंबर में, फिर जो है सो ये 3 नंबर डाइस है और ये 6 को ऐसे करके कर दो। तो 6 के लिए 3 है, 4 के लिए 7, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट का बात कर रहा है, तो 4 के एडजेसेंट क्या आ सकता है, तो 4 के एडजेसेंट देखिए यहाँ पर 4 है, 3 और 5 नहीं आ सकता, 3 और 5 नहीं आ सकता, और यहाँ पर 4 है तो इसमें 6 भी है तो 6 भी नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, 4 के एडजेसेंट 7 आ सकता है, लेकिन हमको 2 ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, 7 आ सकता है, तो हम क्या ऑप्शन चूज करें, 7 और 5 ऑप्शन मैंने चूज किया है। बाकी इसमें 6 और 5 तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक ऑप्शन 7 हो, ठीक है, और यहाँ हमें पता है 6 के अपोजिट क्या है 3 है, तो आपको 4 पूछा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 ऑप्शन जो है सो 50-50 वाला दिया हुआ है, यानी गलत फ्रेम करके दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, तो आप इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं, या तो भी आपने ए और बी मारा है तो आप सही मान सकते हैं उसको। बाकी आंसर क्या दिया जाता है वो ही तय करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा विकल्प शब्द पेंटेड के दर्पण प्रतिबिंब से निकटता से मिलता है, यानी यहाँ पर अगर एक दर्पण लगा देते हैं तो हमको कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर बी, यानी दूसरा नंबर। 41 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या इसमें कैसे ज्ञात करना है, तो एक से आप 3 में देखिएगा तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 है, ये वाला नियम चल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक अगला वर्ड है, उसके बाद ये अगला वर्ड आएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 आएगा, जिसके आंसर डी आएगा। संख्या को श्रृंखला को पूरा करना है तो उसमें क्या चल रहा है, 2 हुआ फिर 5 हुआ, 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, तो आंसर इसका आंसर डी, यानी डी। इसमें पूछ रहा है कि मिलाना है, शिक्षक स्कूल से जिस तरह रिलेटेड है तो डॉक्टर कहाँ से रिलेटेड है, उसका काम बोल रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर जाता है, मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पर है 10 मीटर नॉर्थ को गया, ठीक है, फिर 5 मीटर ईस्ट की ओर जाता है, तो आपको पता होगा ये हमारा जो है सो डायरेक्शन है, ये इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। नॉर्थ गया फिर ईस्ट गया फिर साउथ गया फिर वेस्ट गया, ये कुछ है 10 मीटर से जो दक्षिण चलता है, तो ये पूछ रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से किधर, प्रारंभिक बिंदु से इधर है, इधर है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ कितना है 5 मीटर, तो डायरेक्शन में जा सकती है कितनी दूर है 5 मीटर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है,
वह महिला रवि से किस प्रकार से। इसमें आपको ट्री याद रखना पड़ेगा, 2 जनरेशन का कम से कम, और ट्री से बनाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 2 जनरेशन का ट्री, ट्री याद रखना है। इसका आंसर क्या है, वाहन, ट्री। देखते हैं अगला, सभी शिक्षक शिक्षित हैं, कुछ शिक्षित लोग लेखक हैं। तो इसको भी जो है ये सेलोगिज्म का क्वेश्चन है, पहले भी एक सेलोगिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा। सभी शिक्षक शिक्षित है, तो ये मान लेते हैं सभी शिक्षक हैं, जो कि क्या है, सभी शिक्षक क्या है, शिक्षित है, शिक्षित है। कुछ शिक्षित लोग लेखक हैं, तो ये जो शिक्षित हैं इनमें से कुछ क्या है, लेखक है। लेखक, आप देखते हैं क्या पूछा, कुछ शिक्षक लेखक है, तो ये शिक्षक है, ये वाला शिक्षक है, ये तो लेखक नहीं है, ये गलत हो गया। सभी लेखक शिक्षित है, ये भी नहीं है, कुछ ही है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, डी हो गया। सेलोगिज्म है, इसको इसको आप बनाने का बहुत आसान तरीका है, बस इसको समझना पड़ता है। ठीक है, आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं समझा है और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा, और धैर्य से एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आगे देखो, 40 छात्रों की एक कक्षा में रिया का स्थान ऊपर से 5वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। मुझे पता है 40 लोग हैं, ठीक है, और ये 40 लोग में ऊपर से इसका स्थान 5वां है, तो इससे पहले 4 लोग होंगे, है ना। 4 लोग होंगे तो नीचे से हम गिनेंगे तो ये कितने नंबर पे आएगा, 36 नंबर पे आएगा। तभी तो 4 लोग अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 40 पड़ेगा। इसका आंसर हो गया सी। इसको कॉमन सेंस से ऐसे बना सकते हैं, हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट रैंक लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ऐसा करने से टोटल आता है, बराबर क्या होता है, टोटल। टोटल बराबर ये होता है, तो टोटल हमको पता है 40 है, लेफ्ट से उसका रैंक कितना है, रिया का स्थान ऊपर से, ऊपर यानी लेफ्ट 5 है, तो नीचे से कुछ आया यानी राइट से कुछ आया -1 है। ठीक है, 5 -4, तो R बराबर हो जाएगा 36, ऐसे। ठीक है, अगला, यदि स्कूल को ये लिखा जाता है तो बुक को कैसे लिखा जाए, S के बाद PQRST +1 +1 +1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो बुक में अगर हम +1 +1 +1 करते जाएंगे तो आंसर आएगा A। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, एक व्यक्ति यहाँ पर है 5 किलोमीटर साउथ चला, फिर दाई मुड़ता है, दाई मुड़ गया, ठीक है, साउथ चलेंगे तो दाया इधर ही होगा, और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर से दाई मुड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जब भी कोई व्यक्ति 4 बार दायां मुड़ेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा, या 4 बार बायां मुड़ेगा तो ऐसा ऐसा ऐसा, फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। तो ऐसा ये चला, फिर दायां मुड़ा, उसको क्या बोलता है, फिर से दायां मुड़ा, तो ऐसे ऐसे मोड़ देना है। यहाँ पर सोचना नहीं है उसमें कि किधर मोड़ना है नहीं मोड़ना है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी अगर बार बार बोल रहा है दायां मुड़ना या बायां, तो एक बार मोड़ लीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे करते रहिए गोल बना में, बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। वो किस दिशा में, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में। श्रृंखला को पूरा करना है, ABCD ऐसा है, तो अगला आएगा E, और उसके बाद है WXYZ। W से पहले क्या आता है, D, इसका आंसर हो जाएगा B, नंबर D, EV यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रॉब्लम कर रहा है। निम्नलिखित में से विषम जोड़े यानी ऑड पेयर को पहचाना। पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, पेन से हम लोग लिखते हैं, चाकू से हम काटते हैं, गेंद को हम लोग खाते नहीं, खेलते हैं। सही आंसर क्या हुआ, खाना, गेंद खाना। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, A B के बाईं ओर है और C B के दाईं ओर है, मध्य में। तो बहुत व्यक्ति लोग पहला चेक किए होंगे, पहली बार ऐसे बिठा देंगे तो ये सही क्वेश्चन आ जाएगा।
लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपको सारा इक्वेशन चेक करना होता है। ठीक है, तो बी को आप दो देखो कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं, वैसे बिठाइए। यहाँ पर बी पहले बिठा दिए मध्य में बीच में, फिर अगर बी हम यहाँ बिठा दिए तो भी ये इक्वेशन सही होगा। ठीक है, यानी बी का जो सीट है वो फिक्स नहीं, तो मध्य में कौन है नहीं बता सकते नहीं क्या है, तो इसका आंसर बन गया। अगली संख्या ज्ञात करना है। अगली संख्या कैसे ज्ञात होगा, सब में तीन तीन का होना है, 27 रेड को 27 लिखते हैं तो ब्लू को क्या लिखते हैं, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, आर का 18, 18 5 4, इसको ऐड कर दिया तो टोटल आ जाएगा 27, 18 9 27, ऐड कर देंगे ब्लू को तो 40 आ जाएगा। यदि ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, तो बी का हमको नहीं पता है कि इसका जेंडर क्या है। अब पता चलता है बी सी की बहन है, बी बहन है यानी बी माइनस है, सी की बहन है, सी का जेंडर नहीं पता है, सी डी का पिता है यानी सी पिता है इसका डी का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या होगा, तो आंसर से होगा सी, चाचा ऐसा होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर हो। चलिए आगे आते हैं जनरल अवेयरनेस में, जीके में क्या पूछा है। पूछा है कि यूएन का स्थापना कब हुआ, इसको तो सब बच्चे लोग ठीक किए होंगे। ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जब खत्म हुआ तो ये यूएन का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है यूएन बना था। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है, युआन कहाँ का है, चाइना का है। ठीक है, डॉलर कहाँ का है, डॉलर वैसे तो बहुत सारे देश में चलता है जब, लेकिन जब डॉलर का बात किया जाता है तो यूएसए का ही नाम आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर क्या है 8 सितंबर। इसका आंसर है 8 सितंबर, ये है इसका आंसर। भारतीय संविधान के जनक कौन है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी है आंसर। सरोजिनी नायडू कौन है, सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंधित है, हरित क्रांति किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से क्या है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। कपड़ा उत्पादन से, तेल उत्पादन से, ये सब आप लोग देख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन, भारत है। यहाँ पे एक चीज चलता है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे पुराना कौन है, यूएसए। यूएसए में सबसे पहले वर्ल्ड में जो है सो लोकतंत्र अपनाया गया था। ठीक है, इसलिए यूएसए को सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। और भारत चूंकि जनसंख्या में सबसे बड़ा है और जहाँ पे लोकतंत्र को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है विश्व। इसका आंसर क्या है, सी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। नासा कहाँ का है, यूएस का, यूएसए का है। ईएसए, ईएसए कहाँ का है, ईएसए है यूरोपियन यूनियन का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डीआरडीओ कहाँ का है, भारत का है, इंडिया का, इंडिया का। और ये स्पेस एजेंसी नहीं है, स्पेस एजेंसी नहीं है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ में, डिफेंस के फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में क्या है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आंसर सबने सही किया होगा, 5 सितंबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस, 26 जनवरी पता होगा आप लोगों को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यूएन का जितना भी बॉडी है, यूएन का ऑल बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक को छोड़कर, यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस में।
यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। और इसलिए ये पूछा भी, यूनेस्को का जो है पेरिस में है, सिर्फ एक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित किया? इसका सही आंसर है NEP 1986, 1986। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 2010 में। शिक्षा का अधिकार पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 2009 में लाया गया था। ये अधिनियम को 2009 में लाया गया था और ये 2010 से इन्फोर्स हुआ। 2010 में इसको लागू किया गया। अब शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षा जो है सो, शिक्षा का अधिकार, ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको आर्टिकल 21A के अंदर शामिल कर दिया गया। ठीक है, और ये जो है सो फंडामेंटल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट बनने से पहले, यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले इसका क्या पोजीशन था? तो ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा था। पार्ट 4 आपको पता होगा, DPSP है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय में इसके विरुद्ध केस नहीं जा सकता। ठीक है, ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि DPSP में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको राज्य जो है सो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। ठीक है, तो इसको क्या किया गया? इसको जो है फंडामेंटल राइट बना दिया। अब राज्य की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, अब राज्य को लागू ही करना पड़ेगा राइट तरीके से। और इसमें क्या बोला गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी मैंडेटरी शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो इतना बात इसके बारे में ध्यान रखना है। एक तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे पहले ये पार्ट 4 में था, और अब ये कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट में है। आर्टिकल कौन सा है? 21A। और 21 आर्टिकल में क्या है? जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार से जोड़ के इसको देखा गया शिक्षा को। और ये कब लाया गया था? RTE एक्ट 2009 में। और इसको पारित कब किया गया? 2010 में। इतना चीज़ आपको याद रखना। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म यही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर को एजुकेट करने के लिए काउंसिल बना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, उसका क्लियर कर सके। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? किसने दिया? इसका सही आंसर क्या है? जॉन डीवी से। जॉन डीवी इसका सही आंसर। समावेशी शिक्षा, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बता चुका था समावेशी का अर्थ क्या होता है? सबको शामिल करके चलो। तो क्या हो गया यहाँ? सभी विद्यार्थियों के लिए समान सीखने के अवसर होता है। समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है। क्या है? सभी विद्यार्थियों के लिए समान सीखने का अवसर। यहाँ पर केवल दे दिया है, गलत हो गया। केवल दे दिया, तीनों में केवल है, गलत हो गया। इसी से आंसर पता था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? लागू ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था। इसलिए इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 के 50 को। क्यों लागू किया गया था इस दिन? उसके पीछे भी हिस्ट्री से कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो किसी और वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप लोग आगे कुछ बताने के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसको स्वर्ण सिंह समिति या फिर कमेटी बोलते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी, ध्यान रखना है, ये कमेटी भी इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है केवल संसद सदस्यों द्वारा, केवल विधानसभा सदस्यों द्वारा नहीं। संसद और विधानसभा सदस्य दोनों करते हैं। और दोनों के कौन से मेंबर करते हैं? जो केवल इलेक्टेड होते हैं,
केवल इलेक्टेड मेंबर, केवल इलेक्टेड ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, ये याद रखना जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था तो किस संशोधन, तो ये आपको पता होगा 75 मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको याद होगा कि इसका आंसर है गांधी जी। ठीक है, बहुत लोगों ने गांधी जी लगाकर ये सुभाष चंद्र बोस आदि लगा दिया था। गांधी जी जो है अहिंसा का बात कर रहे थे, तो करो या मरो जिसको नहीं पता होगा इसका आंसर सही है गांधी जी। दांडी मार्च का संबंध था, दांडी मार्च कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी मार्च हुआ था। किस लिए हुआ था? नमक कानून यानी सॉल्ट लॉ को हटाने के लिए, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। लंबाई के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन है? आपको पता होगा, इसका आंसर है गंगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से ऊपर गुजरती है? तो आपको इसका आंसर ना पता हो, इसका आंसर सही है 7। और इसके लिए ये है मित्रों, गमछा, झाड़, पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैंने इसका आंसर 8 लगाया क्योंकि झारखंड, झाड़ को मैंने 2 पढ़ लिया था, जैसे नी, व, त्र, ग, म, झा। झाड़ को मैंने उस समय 2 काउंट कर दिया, 2 स्टेट काउंट कर लिया, झा और रा। तो इसका आंसर क्या है? 7। ठीक है, मित्रों, गमछा, झाड़, पश्चिम बंगाल, ये इसका निमोनिक्स है। निमोनिक्स है, ये आप याद कर सकते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर। सुंदरवन प्रसिद्ध है, सुंदरवन आपको पता है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इंडिया में, वेस्ट बंगाल का स्टेट में है, और ये बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल यानी इंडिया, इंडिया में ये 1/3 एरिया कवर करता है, जबकि बांग्लादेश में ये 2/3 एरिया कवर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बांग्लादेश में इसका ज़्यादा एरिया है, इंडिया में कम एरिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव क्या होता है समझेंगे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? इंडिया में। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। तो जिसको इसका लोकेशन भी पता था मोटा मोटा, ये कहाँ पाया जाता है, तो गोभी कहाँ है? गोभी आपको ये मंगोलिया में है, मंगोलिया में। कालाहारी कहाँ है? कालाहारी डेजर्ट आपको, ये भी अफ्रीका के कोई कंट्री में, अभी नाम याद नहीं है, अफ्रीका में ही है। ठीक है, अफ्रीका। कॉन्टिनेंट भी अगर याद रहता तो थोड़ा सा ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते कराती है, तो बचपन से पढ़ा है तो प्रकाश संश्लेषण। फल का ऐसाई मतलब क्या है? तंत्र। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरण से, यानी अल्ट्रा वायलेट रे से, अल्ट्रा वायलेट रे से। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन है? तो ये बृहस्पति। ठीक है, ये सन है आपका, यहाँ पे 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। फिर इधर 4 ग्रह होते हैं, फिर इधर 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 ग्रह बाहर होते हैं और ये 4 ग्रह अंदर होते हैं। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है,
इसी को आधार रख के ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच, इसलिए इसको इनर प्लानेट कहते हैं और इसको आउटर प्लानेट कहते हैं। आउटर प्लानेट, आउटर क्यों है? क्योंकि ये सन से आउट है, दूर है। आउटर प्लानेट और एक इनर प्लानेट, ठीक है। चिपको आंदोलन किस लिए फेमस था? वन संरक्षण। आपको पता होगा ये कहाँ का है? केरल का है। केरल में क्या है? साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली है, साइलेंट घाटी, ठीक है। इस घाटी में ये हुआ था, महिलाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी वन से, यानी पेड़ों से चिपक के खड़ी हो गई थी जब पेड़ काटने का बात आया था। पेड़ों से चिपक गई थी कि पेड़ मत काटो, हमारा पर्यावरण को बचाना, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वन संरक्षण से हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को है, ये आपको पता होगा। गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान क्यों लाया गया था? गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी को साफ कर दे। गंगा एक्शन प्लान को लाया था गंगा नदी को साफ कर दे। और गंगा एक्शन प्लान मेन इसके लिए लाया गया था, लेकिन उसका ये भी उसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि सिंचाई में सुधार करना। गंगा नदी साफ करेगा तो उससे सिंचाई में भी सुधार हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण भी हो जाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। लेकिन मेन फोकस क्या था? गंगा नदी को साफ करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्रिकेट खेल में कितने दिए? तो आपने बना ही दिया होगा सी। इसका आंसर है 4। ओलंपिक में कितने वर्ष में आयोजित था? 4 वर्ष। अब आइए, टीचिंग लर्निंग गवर्नमेंट इन स्कूल, स्कूल में शिक्षण अधिगम वातावरण, इसमें क्या है? तो CCE केंद्रित है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक, व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पर। जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा? समग्र विकास पर फोकस करेगा। किसी चीज़ का व्यापक मूल्यांकन हम क्यों करें? ताकि समग्र विकास हो। केवल वाला कितना है? बताया, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट नहीं भी बताता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बना सकते। नैदानिक आकलन, ठीक है। नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्यों होता है? किसी चीज़ का हम पता लगाते हैं, ठीक है, मदद करता है। क्या? पहचान कर, कठिनाइयों का पहचान करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का इलाज करने से पहले क्या होता है? डायग्नोस्टिक, ठीक है। डायग्नोसिस यानी कि हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सब क्या करते हैं? पहचान करते हैं कहाँ क्या दिक्कत है, ताकि डायग्नोसिस हो जाए। दिक्कत का पढ़ने में क्या समझ में नहीं आ रहा, मान लेते हैं कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया, हमको क्वालिटी समझ में नहीं आया। ऐसे नहीं बोलना, बोलना है कि हमको ये चैप्टर में ये चीज़ समझ में नहीं आया, यानी आपने क्या कर लिया? डायग्नोस्टिक कर लिया। डायग्नोस्टिक कर लिया यानी उस चीज़ का अब इलाज होगा। इलाज होगा तो आपको वो चीज़ अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई में भी हर जगह अपने जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, उसको पहचानना है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? पक्षपाती होना चाहिए, यानी पक्ष लेने वाला होना चाहिए, किसी एक का पक्ष लेने वाला, ऐसा नहीं। सख्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब किसी का भी पक्ष ना लो, यानी जो सही है वो काम करे, पक्ष ना लो। तो सही आंसर क्या है? सी, ठीक है। पक्षपाती और तरफदारी करने वाला, दोनों सेम नहीं है पर मिलता जुलता ही है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला, प्रभावी प्रतिपुष्टि यानी इफेक्टिव फीडबैक। आप एक फीडबैक देते हैं, पेमेंटों से ऑर्डर करते हैं या कुछ तो बोलता है फीडबैक दीजिए सर। फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक हम कैसा दें? इफेक्टिव कैसे होगा, यानी प्रभावी कैसे होगा? फीडबैक कैसे प्रभाव लगेगा, कैसे अच्छा होगा? फीडबैक में विलंबित, देर से मिलने तक नहीं, देर से मिलेगा तो काम ही नहीं होगा। नकारात्मक फीडबैक देने से क्या अच्छा होगा? नहीं। अनदेखी की गई, नहीं। तो रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब जिससे सुधार का गुंजाइश बने, अच्छा, और समय पर, तो समय दिया गया उस पर, ठीक है। जैसे हम लोग को एग्जाम देते हैं तो उसमें जो है सो हम लोग वो किसी क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, वो क्या है? फीडबैक ही ऑब्जेक्शन जो दर्ज करा है। तो क्या बोलते हैं सर इसका क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, तो आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, इसमें देखना है। तो समय पर उसके लिए क्या दिया जाता है? टाइम दिया जाता है। समय पर देना है और रचनात्मक, ठीक है। फीडबैक को वहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते रहते हैं, तो इस तरह। प्रोफेशनल एथिक्स,
शिक्षक में व्यावसायिक लोकाचार आता है, यानी प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशन आपका है शिक्षक का, उसमें एथिक्स कैसा होना चाहिए? निष्पक्षता और सम्मान, यानी आप क्या चीज़ पालन करना चाहिए? निष्पक्षता का, यानी फेयरनेस और रिस्पेक्ट, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है, किसी का तरफदारी नहीं करना है, यानी ये सब क्या है? निगेटिव है, निगेटिव चीज़ है। पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस, प्रिजुडिस या बायस, आप किसी चीज़ से पहले से जो है सो ग्रसित है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फैसला दे रहे हैं, किसी का तरफदारी कर रहे हैं, यही सब चीज़ हुआ, ठीक है दोस्तों। ये भी निगेटिव है, ठीक है, ये बायसनेस, ठीक है। तो एकदम न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके, फेयरनेस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स में ये शामिल है। और ये क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमेशा इसको फोकस करना है हर जगह। निजी जीवन में भी इस चीज़ का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो ये अच्छा होता है, निष्पक्ष होकर दूसरों का सम्मान करते हुए चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। आगे चलते हैं, एक शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो शिक्षा ले रहा है, शिक्षार्थी केंद्रित, लर्नर सेंटर, कक्षा में मुख्य रूप से जोड़ देती है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा मुख्य रूप से जोड़ देती है, किस चीज़ पर जोड़ देती है? छात्र की भागीदारी, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो जितना भागीदार हो, जितना पार्टिसिपेट करे चीज़ों को सीखने में, समझने में, वो उतना ज़्यादा अच्छा रहे। रटने से नहीं, समझ में या शिक्षक के नियम नहीं, सख्त अनुशासन, अनुशासन रहना चाहिए पर उतना भी सख्त नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? छात्र की भागीदारी, जितना छात्र भागीदारी करेगा उतना ज़्यादा उनको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा वो अच्छे। कौन सी विधि आलोचनात्मक सोच है? आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है पॉजिटिव भी समझना है उसका और निगेटिव भी समझना है। आलोचनात्मक सोच, ऐसा नहीं कि आलोचना का सीधा अर्थ आजकल चलता है कि उसका जो बुराई कर रहा है, उसका निगेटिविटी फैला, नहीं। आलोचनात्मक को बोलते क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब आपको उसका पॉजिटिव भी पता है, आपको उसका निगेटिव भी पता है। तो कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सी मेथड है जो क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छी तरह से बढ़ावा देती है? कौन सा? लेक्चर में लेक्चर दे दिए तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी? अभ्यास करने से आएगी? नहीं आएगी। आ सकती है लेकिन नहीं, ज़्यादा चांस नहीं है कि अच्छा से आ सकती। क्या? चर्चा करना, डिस्कशन करना, यानी बातचीत करना। जब बातचीत करते रहेंगे किसी चीज़ पे तो हमको क्रिटिकल थिंकिंग का पता चलेगा। यानी ये किसी न किसी रूप से एक आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ जुड़ रहा है छात्र की भागीदारी पर? भागीदारी में भी क्या होगा? बातचीत होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस मुखौटा अलग है। दोनों सेम क्वेश्चन है, छात्र की भागीदारी पर यानी चर्चा भी नहीं, मुखौटा अलग है, ठीक है। यही जो है सो आलोचनात्मक सोच को यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। आगे देखो, रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। रचनावाद यानी किसी चीज का रचना करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना में ज्ञान क्या है? कैसे होगा रचना? ज्ञान क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म में ज्ञान क्या है? रचनावाद में ज्ञान क्या होता है? कैसे परिभाषित किया? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित, इसका आंसर ये होगा। शिक्षक द्वारा थोपा गया, थोपने से रचना होगा? शिक्षक का नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। छात्रों द्वारा रटा गया, नहीं। पाठ्य पुस्तकों का माध्यम से नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय एक्टिव रूप से निर्मित किया उसको। जब छात्र एक्टिवली कोई चीज सीखेंगे और उससे कोई चीज निर्मित करेंगे तो उसी को बोलते हैं रचनावाद। उसी से ज्ञान, उसी से उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, वही तो उसका ज्ञान है। उसी में छात्र भागीदारी बोलता है अनुभवात्मक अभिगम, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी यहाँ पे वर्ड क्या है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बना है एक्सपीरियंशियल। यहाँ भी वर्ड लिखा है अनुभवात्मक, यानी अनुभव से, यानी एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सबसे अच्छी तरह इस रूप में वर्णित किया। इस रूप, करके सीखना। इसका सही आंसर क्या है? करके सीखना। करके सीखेंगे तभी तो हमको एक्सपीरियंस होगा, बस यही इसका आंसर है। जितना हम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो करके सीखेंगे। करके सीखना मतलब, ठीक है।
रचनात्मक आकलन। ठीक है, क्या है इसका आंसर? रचनात्मक यानी रचना करना। कैसे होगा रचना? सीखने के अंतराल को पहचान करने में, सीखने का अंतराल को पहचान करने में, लर्निंग गैप्स की पहचान करने में, तब होगा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि रचनात्मक में कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, आगे समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव। इसमें क्या होगा? केवल नहीं होगा, अलग कक्षाएं संचालित करना, दिव्यांगता यानी सभी को शामिल करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर सच्ची हो। शिक्षार्थियों की विविधता को संबंधित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, ये पैसेज में भी था ये क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की विविधता को क्या चाहिए, कैसे हैंडल करना, शिक्षकों को कैसे चाहिए? शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करना। शिक्षण रणनीति यानी पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी रणनीति है उसको क्या करना? अडेप्ट करना। ठीक है, कोई अगर बता रहा है कि ये स्ट्रेटजी है तो उसको सीख कर उसको अप्लाई करना, वही अडेप्ट। डिसलेक्सिया का संबंध किसमें कठिनाई से? उसका आंसर होता है पढ़ने में। अब इसका आप ऐसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते थे कि चलने में, बोलने में और सुनने में का नहीं होगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सुन लेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ने में नहीं सुन पाते, तो पढ़ने में प्रॉब्लम है तो क्या होगा? इसका कौन सा बीमारी होगा? नहीं सुन पाते हैं कभी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और वैसे भी ये एग्जाम जैसे बीएड यानी टीचिंग का है तो ये इससे कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं, पढ़ने में होगा अच्छा। ठीक है, कक्षा में समता। समता मतलब होता है इक्विटी। तो जिनको भी इक्विटी, एक वर्ड होता है इक्विटी और एक वर्ड होता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, और ये जो इक्विटी और इक्वेलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी दिया गया है, और ये प्रीएम्बल के कीवर्ड्स को मैंने अपने ही लेक्चर में एक्सप्लेन करके रखा है, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इक्विटी का क्या मीनिंग होता है। तो इक्विटी का मीनिंग होता है आवश्यकता के आधार पर सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना उनको सहायता देना, उतना उनका सहयोग करना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा यानी मल्टी कल्चरल एजुकेशन बढ़ावा देना। मल्टी कल्चरल मतलब होता है बहुत सारे समुदाय का अलग अलग अपना अपना कल्चर होता है। अगर हम इन ABCD शिक्षा में सभी के कल्चर का एजुकेशन हो, सभी का कल्चर कैसा एजुकेशन, सभी के कल्चर के बारे में पढ़ाएंगे तो क्या होगा? इससे यही पूछता है, क्या चीज़ को बढ़ावा? विविधता के प्रति सम्मान। ये जो हमारा डाइवर्सिटी है, ये बच्चे इन डाइवर्सिटी को समझेंगे, इनसे परिचित होंगे और अपने डाइवर्सिटी को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, सबके डाइवर्सिटी को ही, सबके कल्चर को यानी सबके यूनिकनेस को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट इननेस को। ठीक है, पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत होती है। क्या है इसका आंसर? सीधा है, इसका आंसर है ए, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसके लिए पियाजे को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी अंदर से आपको मोटिवेशन का तात्पर्य क्या है? अंदर से मोटिवेशन आता है, क्या मतलब? कब आता है? जब बाहर से कोई पुरस्कार देता है तो अंदर से संतोष होता है? नहीं। ठीक है, अंदर से प्रेरणा कब मिलती है? जब आपको आंतरिक संतोष मिलता है, अंदर से संतोष मिलता है। अंदर से संतोष कब मिलेगा? अंदर से संतोष कब मिलेगा? जब आप कुछ अच्छा करेंगे, खुद से करेंगे, मेहनत करके करेंगे, तब आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। ठीक है, एक होता है खुशी और एक होता है आनंद। ये आनंद को ही आप संतोष मान सकते हैं, संतोष। ठीक है, खुशी जो है सो क्षणिक होता है, क्षणिक यानी कुछ देर रहेगा खत्म हो जाएगा। 2 समोसे खा लिए, कुछ देर रहा, खत्म हो गया, खुशी मिल गया। लेकिन ये जो आनंद है ये टिकाऊ होता है, समझे? तो ये आंतरिक संतोष से आपको आनंद आएगा।
आपने कुछ अच्छी बुक पढ़ ली, आप देखें कि 1 सप्ताह 10 दिन तक उसका जो है आपको ये रहेगा, अच्छी कोई मूवी देखी, तो ये आंतरिक संतोष को, ये आपको प्रेरणा देगी कुछ करने की। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर हो गया बी, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत यानी री इन्फोर्समेंट थ्योरी, इसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा। ठीक है, अवलोकन के माध्यम से सीखना, अवलोकन के माध्यम से सीखना, इसका आंसर क्या है? सामाजिक अधिगम, डी है इसका आंसर। ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। तो ये जो आपका पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन टीचिंग स्किल्स पे ही है, तो इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसी से क्वेश्चन। आप ये सारे क्वेश्चन जो थिंकर के नाम पर है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने से ही बनेगा। बाकी अगला क्वेश्चन, ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये आप कॉमन सेंस लगा के बना सकते हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन यानी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होता है, केंद्रित होता है, किस चीज़ पर केंद्रित होता है? सकारात्मक वातावरण। इफेक्टिव क्लासरूम का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी क्लासरूम का इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? दंड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भय से नहीं कर सकते, सन्नाटे मौन पर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट करना है सकारात्मक वातावरण से। ऐसा लोकतांत्रिक कक्षा बढ़ावा देती है छात्रों की भागीदारी। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन। ठीक है, व्यवधान को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? छात्रों को व्यस्त करना या शामिल करना। और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्या था उसमें? छात्रों का पार्टिसिपेशन, क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं। छात्र की भागीदारी पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा मुख्य रूप से जोर देगा छात्रों की भागीदारी पर। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन का मुखौटा बदल के पूछा, क्या है क्वेश्चन? लोकतांत्रिक कक्षा, यहाँ है व्यवधान को कम कर, व्यवधान मतलब कठिनाई, कठिनाई। ठीक है, डिस्ट्रप्शन कैसे कम होगा? छात्र अगर कक्षा में व्यस्त रहेंगे, शामिल रहेंगे, भागीदारी करेंगे, तो वो व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, यानी एक्सपीरियंस लेते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, करके सीखेंगे, यानी व्यस्त रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? छात्रों को व्यस्त या शामिल करना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, अगला, दृढ़ व्यवहार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। दृढ़ व्यवहार यानी कि बैड मेथड, बेस्ट मेथड टू हैंडल मिसबिहेवियर। कोई छात्र अगर मिसबिहेवियर कर रहा है, टीचर को बुरा वाला कुछ कह रहा है, उससे कैसे निपटा जा सकता है? दंड देने से। दंड देने से निपटना पता नहीं सही होगा कि नहीं, दंड दे देंगे तो आगे छात्र टीचर पे ही हमला कर सकता है, डांटने से भी सही नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर हमने क्या यूज किया? फोर्स। फोर्स फोर्स का अच्छा यूज नहीं होता है। ठीक है, नहीं समझना, अनदेखा करना नहीं, देखा करने से तो छात्र और जो है सो उग्र हो जाए, अगले बार और जो है सो आज उल्टा सीधा बोले, कल और उल्टा सीधा बोले, उसके आगे बढ़ के परामर्श दो। परामर्श मतलब, यहाँ परामर्श का मतलब सलाह देना नहीं, यहाँ परामर्श का मतलब है क्या? काउंसलिंग कराना। काउंसलिंग कराना मतलब है पता लगाना छात्र में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, कहीं उसको कोई डिजीज तो नहीं है, मेंटली टेंशन में तो नहीं है, ऐसा काउंसलिंग कराना, तो उसमें क्या दिक्कत है, तब उसका जो है सो मतलब इलाज करना या फिर उसको समाधान देना। योगात्मक आकलन, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको कॉमन सेंस से किया जाता है, किया जा सकता है। योग यानी कि समराइज, योग यानी, योग कब होता है? लास्ट में कोई चीज ऐसा ऐसा। योग यानी एडिशन कब होता है? लास्ट में, इसका मतलब क्या? अंत। और इसका यहाँ इंग्लिश में भी क्या होता है? समेटिव। समेटिव में क्या है? सम से समराइज। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अंतर यानी सत्रांत। तो हमारा ये 120 क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोगों को ये 120 क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन लोगों को भी इसका आंसर की चाहिए तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर के लास्ट में इसका आंसर की है, आप लोग चाहे तो ये वाला आंसर की भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन में मैंने बताया कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप इसमें ऐड कर लेंगे और
आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके हमें बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पेपर में पेपर कैसा था, पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, पेपर कैसा था कुछ दिखाते हैं। तो पेपर आपका जो है इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अब हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ किस क्या जा सकता है, ठीक है, कट ऑफ क्या जा सकता है और सरकारी कॉलेज किसको मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका कट ऑफ अराउंड 90 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए कि क्या आता है, कुछ क्वेश्चन पे आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं या कुछ क्वेश्चन हटाएंगे भी ये लोग या नहीं हटाएंगे, तो देखिए क्या आंसर देते हैं। और हटाएंगे तो आप लोगों को बोनस अंक मिलेगा, जिसका गलत हुआ है उसको भी बोनस अंक मिलेगा, जिसका सही हुआ है उसको भी बोनस अंक मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेने का। जिन लोगों को लग रहा है कि चैलेंज करना है वो चैलेंज कर सकते हैं, देखिए मुंडो अगर खुलता है तो आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ इसका आप लोगों को मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। और व्हाट्सएप चैनल का नाम है जीएस विथ साइन, जीएस विथ साइन, जीएस विथ साइन, ठीक है। आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और जैसा भी हो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।